आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? और अब समय भी नहीं है आपके पास, एग्ज़ाम भी नज़दीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है, तो थोड़ा सा अपना भी समय निकाल के आप अपनी पढ़ाई किया करो। मैं जे.आर. मीणा, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, विनायक पीजी कॉलेज महुआ। देखिए, आपकी जो सामान्य हिंदी है, आपकी सामान्य हिंदी में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर जो है, इसमें आपकी क्या रखा है? फर्स्ट सेमेस्टर में आपका रखा है व्याकरण खंड। तो सबसे पहले तो बात ध्यान देने की ये है कि आपको व्याकरण खंड ही पढ़ना है। आपको गद्य पद्य वाली जो बुक है वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है। वो उसकी एग्ज़ाम बाद में होनी है, उससे पहले एग्ज़ाम मतलब आपकी क्लासेज लगेंगी, क्लासेज लगने के बाद फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अभी आपकी एग्ज़ाम जो होने वाली है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की होगी, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या रखा गया है? व्याकरण खंड। तो व्याकरण खंड जो है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी है, दोनों ही में व्याकरण खंड को रखा है। इसलिए आपको बुकों से आपको बिल्कुल भी अभी ध्यान नहीं लगाना है व्याकरण खंड। अब व्याकरण में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को इसमें कोई नया टॉपिक आपके लिए अलग से नहीं जुड़ा है, लेकिन उनको इकाइयों में विभक्त कर दिया है। तो जिनमें क्या है कि जैसे पहली इकाई है, तो पहली इकाई में आपके क्या दिया है? पहली इकाई में आपके दिया है कि उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास, यह आपकी पहली इकाई में दी है। उसके बाद जो है ख का जो पाठ किया है, तो उसमें आपके क्या है? शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि को रखा गया है। उसके बाद फिर आपको क्या है? आपने पढ़ा होगा, और या फिर सीनियर में हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, एक इकाई आपकी रखी है संक्षेपण और पलवंध। तो संक्षेपण और पलवंध दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक में आपको क्या रखा है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ये सारी चीज़ें। और ये क्या रखा है? निबंध लेखन रखा है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं सेमेस्टर में क्या क्या आना है, उसकी वीडियो बना के मैंने आपको डाल दी है। तो थोड़ा सा देवांश हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए, आज मैं जो एक संक्षिप्त थोड़ा सा एक पार्ट बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लो। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो इकाई है, इकाई क्या है? एक इकाई में जो रखा है, तो एक इकाई में क्या है? आपकी उपसर्ग है, और क्या है? प्रत्यय। उपसर्ग है और प्रत्यय है। उसके बाद क्या है? संधि, और उसके बाद क्या है? समास। ये चार चीज पहली इकाई की है। तो सबसे पहले अपन को इन चीज़ों की ओर चलना है और एक एक पार्ट आपको क्लियर कराना है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, संधि है, समास है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपने 12वीं पास करके आप ये आ गए, तो कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपसे अछूता रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं। उपसर्ग जो है, जिनके विषय में आपने सुन रखा है, क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग जिसे अपन क्या कहते हैं? उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स, और प्रत्यय को कहते हैं सफिक्स।
इसका मतलब कि उपसर्ग, इसका मतलब शब्दांश से पहले क्या दिया है, शब्दांश के पहले जुड़कर, शब्दांश के पहले जुड़कर उसके क्या करता है, उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। क्या, उपसर्ग। सीधी बात है कि उपसर्ग जो है कहाँ जुड़ता है, ध्यान रखना, कोई शब्द है और शब्दांश के पहले, कोई शब्द है उसके पहले जुड़ेगा, प्रत्यय है वो बाद में जुड़ेगा। जो प्रत्यय है ये क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, शब्दांश, शब्दांश के रूप में शब्द के अंत में क्या होता है, जुड़ता है, जुड़ता है। तो ये शब्दांश वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश के रूप में शब्द के अंत में जुड़ते हैं। समझ गया। पहले बस दो ही चीज ध्यान रखो, उपसर्ग में किसी भी शब्द से पूर्व कोई शब्द जुड़ेगा, शब्द जुड़ेगा, अगर वो शब्द जिसमें जुड़ेगा वो शब्द भी सार्थक होगा। ऐसा नहीं है कि शब्द की कोई सार्थकता नहीं हो, शब्द भी सार्थक होना चाहिए। तो क्या है, शब्दांश के पहले किसी भी शब्द के पूर्व जो शब्द लगेगा उससे उसके अर्थ के रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये अपन क्या कहते हैं, ये शब्द है हार, हार शब्द है। अब इस हार शब्द को आप 1, 2, 3 और 4 इसके आगे लगा दो, वी लगा दो, उप लगा, प्रे लगा, परी लगा। हार शब्द भी एक सार्थक शब्द है जो अपने आप में एक निश्चित अर्थ की ओर इशारा करता है। अब ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्या हो गए, इसके उपसर्ग हो गए। अब ये किसी क्या क्या शब्दांश के पहले जो शब्द है इससे पहले जुड़ेंगे, नहीं कि बाद में। तो अब ये क्या हो गया, एक जो दिया है विहार, विहार। तो हाथ इससे पहले वी नहीं जुड़ा था तो हाथ का संकेत कुछ अलग था, लेकिन अब वी जुड़ गया, उपसर्ग क्या लग गया वी। तो विहार का मतलब क्या होता है, घूमना। उससे पहले हाथ शब्द का मतलब क्या था, पराजित होना। ठीक है। अब यहाँ लिख दिया उपहार, उपहार। तो उपहार का मतलब क्या हो गया, भेंट। सारी चीज बदल जाए क्योंकि उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। इसके बाद में क्या लिख दिया, प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है, चोट। और क्या लिख दिया, परिहार। परिहार, परिहार का मतलब क्या होता है, त्याग। समझ गया। अरे शब्द जो भी होगा उस शब्द से पूर्व कोई भी उपसर्ग लगेगा और उपसर्ग लगने के बाद में उसके रूप में, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए, शब्द एक ही था हार, लेकिन हार शब्द के आगे 4 उपसर्ग लगे हैं, वी लगा है, उप लगा है, प्रे लगा है, प्रहार लगा है। लेकिन चारों के चारों उपसर्ग लगने से हार शब्द की क्या है, अर्थ में ही परिवर्तन कर दिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद
इसके बाद में अब बात आती है अपनी कि हिंदी में प्रयोग होने वाले कितने हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कितने हैं? 4 प्रकार के दिखाए, 4 प्रकार के दिखाए हैं, जिनमें क्या दिया है? संस्कृत उपसर्ग दिया है, दूसरा क्या है? हिंदी उपसर्ग दिया है, हिंदी उपसर्ग, तीसरा क्या दिया है? अरबी फारसी, अरबी और फारसी उपसर्ग दिया है। उसके बाद चौथा क्या दिया है? विदेशी। विदेशी का मतलब किससे है आपका? विदेशी का मतलब है विदेशी जो भाषा है, विदेशी भाषा का संकेत क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी उपसर्ग। ये आपकी 4 प्रकार के उपसर्ग हैं हिंदी में। हिंदी में जो चलते हैं आपके, वो हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्ग कितने हैं? 4 प्रकार के हैं, जिनमें संस्कृत के उपसर्ग चलते हैं, हिंदी में उपसर्ग चलते हैं, अरबी और फारसी उपसर्ग चलते हैं, और विदेशी भाषा है जो अंग्रेजी, उसमें उपसर्ग चलते हैं। तो संस्कृत के जो हैं, संस्कृत और हिंदी दोनों में क्या दिया है इसमें कि संस्कृत में कितने हैं? 22 संस्कृत के 22 उपसर्ग ऐसे हैं जो हिंदी में समान रूप से उनको प्रयोग किया जाता है। समझ लो आप, ऐसे ही वो संस्कृत में चलते हैं, ऐसे ही वो हिंदी में चलते हैं। तो वो क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं 22, वो 22 उपसर्ग समान रूप से हिंदी में भी उसी तरह के प्रयोग होते हैं। तो उसके बाद अरबी फारसी के जो शब्द आते हैं जो उर्दू भाषा से जुड़े हुए हैं, उसके बाद अंग्रेजी भाषा है, समझ लो, उसके शब्द हैं। तो 4 प्रकार के क्या माने हैं? उपसर्ग माने हैं। अब देखिए आप लोग, अब कुछ ऐसे शब्द हैं अब देखिए आपके दिया है अति, क्या दिया है? अधि, क्या दिया है? अभी। ये शब्द देखिए, अधि, अभी। अब ये शब्द सीधे अगर आते हैं, सीधे आते हैं तो अपन को तो क्लियर करते दिखाई दे देगा भाई, अति लग रहा है, अधि लग रहा है, अभी लग रहा है। इसका मतलब कोई ऐसे शब्द आएंगे आपको जिनमें ये मात्रा लगी है तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, और संस्कृत के जो कि तो ये हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनके शब्दों के अंदर उपसर्ग छिपे हुए होते हैं। अब देखिए कैसे, अति है, यहाँ दिया है अत्यंत, क्या दिया है? अत्यंत, क्या दिया है? अत्यंत। ठीक है, अब ऐसे जो शब्द हैं क्या दिया है? अब इनके अलावा, मतलब और कोई जो शब्द हैं इनके अलावा जिसमें सीधी मात्रा लगी हो, जब तो जैसे इसमें दिया है भाई, अतीत है, क्या है? अतिशय है, ठीक है, अत्याधुनिक, अत्याधुनिक है। तो ऐसे जो शब्द हैं तो इनमें आपको क्या है? इसका मतलब क्या है? अत्यावश्यक। तो ऐसे जो शब्द हैं जिसमें क्या लगा है? अति, अति, तो ऐसे शब्दों में तो आपको पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपसर्ग क्लियर दिख रहा है।
कि भाई अति उपसर्ग है, लेकिन बात है इनको अत्यंत है, अत्याधिक है, अत्यंत है, अत्याधुनिक है और अति क्या है, आवश्यक है। अब जो दिया है जैसे अत्युक्ति, अब ऐसे जो शब्द होते हैं ना, इनके अंदर अति छिपा हुआ है, क्योंकि संस्कृत के शब्द हैं, समान रूप से हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो लेकिन ये इन शब्दों का ज्ञान कि किस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, इसके लिए आपको संधियों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर संधियों का ज्ञान नहीं है आपको कि किस शब्द से मिलकर कौन सा शब्द बनता है, तो फिर आप इसको समझने में दिक्कत हो सकती है आपको। लेकिन यहाँ जैसे दिया है, वही है क्या दिया है आपका अत्यंत, तो अत्यंत कैसे बनेगा, अति प्लस अंत बनेगा। अब देखिए ती में क्या लगा है, ई बराबर क्या होता है, इधर ए बराबर क्या होता है, ये। ऐसे शब्द निकलता है इसमें से, लेकिन ये शब्द निकलेगा कब, जब आपको ज्ञान होगा। अत्यंत समझ लो, तो ये आदत है, जो शब्द आदत है, और ये तो ये शब्द मिलेगा। यहाँ दिया है, क्या दिया है, अति प्लस क्या दिया है, अल, तो यहाँ भी वही सिस्टम है, ए प्लस क्या है, जी, अत्यंत। क्या दिया है, एक शब्द दिया है आपका अत्युक्ति, अत्युक्ति। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अति प्लस उक्ति। इसका मतलब क्या हो गया, ई प्लस उ बराबर यू, जो आपके शब्द आ रहा है। इसका मतलब है कि जब तक आपको संधियों का ज्ञान नहीं है, तो आपके दिमाग में इस तरह के उपसर्ग के जो शब्द होते हैं, जिनमें दिखाई नहीं देता है, वो अंदर घुसा हुआ होता है, उसको निकालना पड़ता है कि किस तरह से इसमें कौन सा, तो उसके लिए आपको संधियों का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन संधि आपके क्रम से हैं तो बाद में आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ठीक है, समझ आ गए। इस तरह से आपको शब्द आएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, आपको दिखाई दे नहीं दे, आप जो मैंने ये नियम बनाए हैं, बताए हैं, आप उसके हिसाब से आपको शब्दों का निर्माण करना है, तो तुरंत पता लग जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या है, अध्यक्ष, क्या है, अध्यापक, क्या है, अध्ययन। अब इसके इनके अलावा और कोई शब्द लिखो, तो फिर आप अधिभार, समझ लो, जैसे दिया है अधिभार है, और क्या है, अधीन है, क्या है, अधिकार है। तो ये शब्द तो ऐसे हैं, अधिभार है, अधिकार है, तो उनमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, या अध्यक्ष लिख दिया, अध्यापक लिख दिया, अध्ययन लिख दिया, और क्या लिख दिया, अध्याय। लेकिन ऐसे शब्दों में आपको कंफ्यूज होगा, तो नियम वही बोलेगा जो मैं अब से पहले बता रहा था आपको। तो अध्यक्ष है, इसका मतलब है अधिक, अधिक प्लस क्या है, अक्ष है, अक्ष। तो यहाँ क्या होगी, ई प्लस ए बराबर ये, जो ये बना है, समझ लो, वो क्यों बना है, अधिक प्लस क्या बना है, अधिक, अधिक प्लस क्या बना है, आपक, अध्यापक। तो यहाँ क्या है, ई प्लस यहाँ बड़ा आ गया क्योंकि यहाँ मात्रा लग रही है ज्यादा आती, तो ये क्या हो गया, तो ये या बन गया। इस तरह से आपको शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। तो समझ जब भी आएगा जब आपके अंदर उन संधियों का थोड़ा सा ज्ञान होगा, तो आपको कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं शॉर्ट रूट में ही सारी चीज़ें ले रहा हूँ। अब देखिए उसके बाद
यहाँ क्या है? अभ्यागत है, क्या है? अभ्यर्थी है, अभ्यागत है, अभ्यर्थी है, और क्या है? अभ्युत्थान, अभ्युत्थान, और क्या है? अब इनके अलावा क्या है? अभ्यास है, क्या दिया है? अभ्यास। अब ये लेकिन इनके अलावा जो दिया है इसमें, तो जैसे दिया है अभिभाषण, क्या दिया है? तो इनमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है कि अभिभाषण लिख दिया, सीधी बात है कि भाषण के आगे अभी लग रहा है, और उसके बाद में आपने लिख दिया अभियंता, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा उसमें कहाँ है? अभ्यास है, अभ्यर्थी है, अभ्युत्थान है, और ये जो चीज़ें हैं जिसमें क्या दिया है, तो यहाँ आप करोगे तो नियम वही आएगा। अभी प्लस क्या है? आगत, आगत, तो ई प्लस आ बराबर क्या हो गया? या, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा लग रही है, तो या यहाँ बड़ा आएगा, सीधी बात है, मात्रा लगेगी तो बड़ा आएगा। अभ्यर्थी है, तो यहाँ क्या है? अभी, अभी प्लस क्या दिया है? अर्थी, इसका मतलब ई प्लस ए बराबर ये, तो नियम वही बोलेगा, लेकिन उनको आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उसके बाद में शब्द आपको जैसे दिया है सम, ये सम शब्द भी किसका है? संस्कृत का है। अब इसमें क्या है? जैसे दिया है सहार, क्या दिया है? संयोग, सहार है, और क्या दिया है? संयोग। संतोष, क्या दिया है? संतोष। अब इसमें क्या है? संपूर्ण। अब इनमें यहाँ हलन लग रहा है, सम में संस्कृत का शब्द है और हलन लग गया तो शब्द आधा हो गया, समझ गया? तो यहाँ अनुस्वार, ये जो मैं है, ये जो मैं है, ये मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सम प्लस हार, तो फिर ये मैं किस में बदल गया? अनुस्वार में। यहाँ क्या हो जाएगा? सम प्लस योग, ये क्या हो जाएगा? सम प्लस तोष, और सारे के सारे किस में बदल जाएंगे? सम प्लस जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। समझ आ गई बात? अब इसके बाद जैसे एक दिया है देखिए, अब एक दिया है आपकी क्या है? प्रति, प्रति, तो क्या है? प्रति, प्रत्यार्पण, प्रत्येक है, प्रत्यार्पण दिया है, और क्या दिया है? अब इनके अलावा आप लिख दो प्रतिहार, लिख दो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि लिख दो। तो ये सब तो ऐसे ही जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रत्येक और प्रत्यार्पण में आपको कोई प्रति दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या होगा? प्रति प्लस क्या है? ए। अब इसमें नियम क्या बोल रहा है? ई प्लस आई बराबर ए, मात्रा लगी है ना, तो आई ए प्रत्येक, उसी हिसाब से ये बनेगा प्रति प्लस अर्पण। तो ये क्या है? ई प्लस ए बराबर क्या हो गया? लेकिन ये यहाँ ये प्रति का हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रति अर्पण हो गया। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं जो दिखाई नहीं देती है ना, उनमें दिक्कत होती है, इसलिए आपको
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बहुत सारे हैं, दुर है, निर है, दुस है, इस तरह के जो उपसर्ग हैं उनको भी वो आगे, जैसे दुर है, निर है, दुस है, क्योंकि से भी अलग अलग है, से षटकोण है, से सलगम है, से सलट है, तो उनके भी अलग अलग, लेकिन वो जहाँ भी दिखाई देंगे, वो हलंत जहाँ लगा है तो शब्द जब बनेगा वो आधा ही शब्द उसमें दिखाई देगा। जैसे निर है तो र ऊपर उठ के दिखाई देगा, जिसमें क्या होगा, निर्बल है, निर्जन है, क्या दिया है, निर्धन है, निर्णय है। इसके अलावा दुर है तो दुर्लभ है, दुराचार है, दुर्भिक्ष है, इस तरह के जो दिए हैं। तो दुस है तो दुष्चरित्र है, दुशासन है, दुशील है और दुश्चिंता है। से षटकोण वाला है तो हलंत लगेगा, दुष्कर्म है, दुष्कर है, दुष्काल है और दुष्फल, दुष्परिणाम, ये सारे के सारे इसी तरह के क्या होते हैं, ये उपसर्ग है। समझ गया? अब बाकी चीज़ें अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।